हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज ऑनलाइन स्टडी में। तो फिजिक्स के इस फाउंडेशन सीरीज में हम पहला अध्याय पढ़ चुके हैं, मापन एवं मात्रा। आज दूसरा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, मोशन यानी गति। तो हम देखेंगे कि फिजिक्स की एक शाखा जिसका नाम है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, उसी की दो पार्ट्स हैं, एक है काइनेमेटिक्स और एक है डायनेमेटिक्स यानी गतिकी और बल विज्ञान। फिजिक्स की और भी शाखाएं हैं, जैसे ऑप्टिक्स हुआ, ऑसिलेशन वेव्स है, थर्मोडायनेमिक्स है। तो उसी में एक मैकेनिक्स भी है। तो उसी मैकेनिक्स की दो शाखाएं हैं, पहली शाखा का नाम है काइनेमेटिक यानी गतिकी, और एक है डायनामेटिक यानी बल विज्ञान। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि गति का अध्ययन करते हैं। गति का क्या करते हैं, गति का अध्ययन, लेकिन गति के कारणों को जाने बिना, गति के कारणों को जाने बिना, गति के कारणों को जाने बिना अगर हम गति का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। और यही अगर हम गति के कारणों का अध्ययन करते हैं, गति के कारणों का अध्ययन करते हैं, यानी गति होने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है, उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे किसमें करेंगे, डायनेमिक्स यानी जैसे बल हो गया। तो ये सारी चीजें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये पढ़ाएंगे आपको। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स यानी गतिकी, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं गति। तो आप देखते होंगे कि जैसे आप लोग सुबह सुबह स्कूल जाते होंगे, आपके आसपास की चीजें देखते होंगे। आपके स्कूल जाते टाइम आपने देखा कि बस आपके सामने से निकल के गई, आपने देखा कि आकाश में कुछ पक्षियां उड़ रही हैं, आपने देखा कि तालाब में एक बतख तैर रही है, हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है। ये तमाम चीजें जो आप लोग देख रहे हैं, ये सारी चीजें किसमें है, गति में है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि जैसे सूर्य है, सूर्य आपने देखा कि सुबह जब आप उठे तो पूरा में निकला हुआ था, समय बीता, जैसे थोड़ी टाइम निकला, आपने देखा कि शाम हो गई, फिर आपने देखा कि सूर्य जो है पश्चिम में जाके अस्त हो गया। तो सूर्य भी जो है पूरब से निकल के पश्चिम गया। देखा आपने कि, देखा ही होगा कि सूर्य में भी गति है। तो ये सब चीजें क्या है, गति। गति को हम पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर उस टर्म्स को हम समझ लेंगे तो गति समझना आसान हो जाएगा, उसके बाद गति हम बड़े आराम से समझ लेंगे। तो उस टर्म को हम समझेंगे पहले। टर्म क्या है कि हम देखेंगे कि पहला टर्म है रेस्ट। हम देखेंगे कि रेस्ट क्या है, आराम मतलब विराम या आराम। वो जो आप लोग 24 घंटे की नींद लेते हैं बिस्तर में बड़े होकर के, आप आराम से बिस्तर में सो रहे हैं, उसको फिजिक्स में रेस्ट नहीं कहेंगे। फिजिक्स में रेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु अगर समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को नहीं बदल रही है, यानी कि कोई भी वस्तु अगर समय के साथ साथ अपने पोजीशन में बदलाव नहीं ला रही है, यानी उसकी स्थिति में उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय के साथ साथ उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे रेस्ट यानी विराम। और अगर समय के साथ साथ परिवर्तन हो जाए तो कहीं तो गति में है। तो यही टर्म है कि विराम क्या है, तो आप कहेंगे कि अगर स्थिति में परिवर्तन समय के साथ नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में है। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि हम प्रतिदिन जो है कोई कोई गति देखते ही हैं, तो उसमें रेस्ट जो है वो, जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के थ्रू समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ सुबह के 8 बजे गए थे,
आप अपने बिस्तर में आराम से सो रहे हैं, 10 बज गया, अभी भी आप बिस्तर में सो रहे हैं। फिर 12 बज गया, फिर भी आप बिस्तर में सो रहे हैं। समझ लीजिए कि एकदम आप 24 घंटे वाली पक्की नींद है। तो फिर समय बदला, आपने देखा कि 8 10 बज गया, 10 पे फिर 12 बज गया, लेकिन क्या आपकी पोजीशन बदली? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आप अभी भी बिस्तर में थे और इस टाइम पे बिस्तर में ही है। तो आप कहेंगे कि हम मतलब कि हम किसमें, रेस्ट में। तो रेस्ट के बाद हम देखेंगे कि रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु यानी हम कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। जैसे हम हेडिंग डालेंगे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु। संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु, ये क्या? जैसे हम किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की अगर हम पोजीशन बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि एक ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन स्टेशन पे आई, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पे आई, आप यहाँ बैठे हुए थे, मान लीजिए आप हैं स्टेशन पे बैठे हुए थे, आपने देखा कि स्टेशन से ट्रेन आई और आपके सामने से ट्रेन चली गई। तो यदि आपको हम संदर्भ बिंदु मान लें, यानी मूल बिंदु आपको अगर मूल बिंदु मान लें, तो ट्रेन आपके संदर्भ में क्या है? मोशन में। अगर हम आपको देखें तो ट्रेन तो मोशन में, लेकिन मान लीजिए ट्रेन बैठा एक व्यक्ति इधर अपनी सीट पे बैठा हुआ है और सामने वाली सीट पे भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यदि उसी ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को देख रहा है, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो ट्रेन में बैठा हुआ है, उसके संदर्भ में सामने वाले व्यक्ति की पोजीशन में कोई बदलाव हुआ है? तो आप कहेंगे क्यों नहीं? क्योंकि जैसे पहले वो बैठा हुआ था वैसे अभी बैठा हुआ है ना, टाइम जा रहा है लेकिन उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे कि वो तो रेस्ट में है। यानी कि आपको अगर हम संदर्भ बिंदु मान सकते हैं, तो आपके परिप्रेक्ष्य में तो ये तो ट्रेन मोशन में, लेकिन अगर हम अंदर बैठे हुए व्यक्ति को संदर्भ बिंदु मान लें, यदि अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस बदल लें, तो हम देखेंगे कि यही पार्टिकल या यही ट्रेन जो पहले मोशन में थी, वही हमें क्या दिख रही है? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि हमारे सामने बैठे बैठे सभी पैसेंजरों की पोजीशन में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही है कि ये जो है चीजें जो है वो रेस्ट में है। तो कहने का मतलब यही है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि एक ही समय में दो वस्तुएं या एक वस्तु किसी एक ही समय में ये मतलब कि रेस्ट में भी हो सकती है और गति की अवस्था में भी हो सकती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपने देखा भी कि इस व्यक्ति के देखने के हिसाब से तो ये ट्रेन चल रही है, लेकिन आपने देखा कि अंदर बैठे हुए व्यक्ति के हिसाब से ये ट्रेन है जो क्या है, रेस्ट में है। तो यही संदर्भ बिंदु है कि जैसे ही आपने इसको बदला, वैसे ही क्या हो गई, इसकी स्थिति बदल गई। यानी संदर्भ बिंदु जैसे ही बदला वैसे ही मौसम, कोई वस्तु मौसम में है या फिर वो गति में है, वो विराम में दिख रही है, जो विराम में है वो गति में दिख रही है।
तो हम रेफरेंस पॉइंट में देखेंगे संदर्भ बिंदु में कि कोई भी वस्तु की स्थिति, हम कहेंगे किसी भी वस्तु की स्थिति, इसमें हम कहेंगे किसी भी वस्तु की स्थिति किसी भी वस्तु की स्थिति जिस मूल बिंदु से निर्धारित की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। जैसे जैसे जब मैंने आपको मूल बिंदु माना, यानी हमने आपसे पोजीशन देखा, तो हमने देखा कि ट्रेन जो है वो मोशन में है, और जैसे ही मैंने अंदर वाले व्यक्ति की संदर्भ बिंदु मान लिया, वैसे ही ट्रेन विराम है। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी वस्तु की स्थिति को हम जिस मूल बिंदु से निर्धारित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संदर्भ बिंदु कहते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है कि संदर्भ बिंदु क्या है। तो हम आगे देखेंगे कि इसमें अगर कोई भी वस्तु यहां से चल करके अगर यहाँ को जा रही, कोई भी वस्तु अगर यहाँ से चल करके किसी स्पेसिफिक टाइम में यहाँ पे जा रहे हैं, इस पोजीशन पे, एक पोजीशन से अगर वो भी पोजीशन पे जा रही है, इसका मतलब है कि वो कुछ दूरी तय कर रही है। यही तो होगा। जैसे अगर आप चल के किसी स्थान से चल करके आप किसी दूसरे स्थान पे जाएंगे, जैसे आप घर से कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो आपने देखा होगा कि आपने कुछ दूरी तय की होगी। बेशक आपका स्कूल चाहे 50 मीटर या 100 मीटर पे ही हो, या किसी का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा, लेकिन कुछ दूरी होगा ना। तो अगर अब आपने कुछ गति किया है, यदि आप रेस्ट में हैं तो बात अलग है। जैसे अगर एक ही स्थान पे आप खड़े थे, एक तो टाइम निकलता गया, आपकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, तब तो आप रेस्ट में है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप में गति हुई है, आपने कुछ गति की है, तो आप कुछ दूरी भी तय किए होंगे, है ना? कुछ दूरी अगर आपने तय की है, तो हम वही अब पढ़ेंगे कि दूरी क्या है। जैसे आप इस पोजीशन से, यानी इस स्थान से पॉइंट ए से आप पॉइंट बी पे पहुंचे हैं, तो आपने दूरी तय की है। तो अब हम देखेंगे कि दूरी क्या है। तो हम देखेंगे कि दूरी क्या है। हम देखेंगे दूरी यानी डिस्टेंस क्या है। आपने कहा कि हम एक स्थान से फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कुछ दूरी तय करते हैं, तो उसे वही दूरी है। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये पॉइंट था ए, एक पॉइंट है बी, और एक पॉइंट यहाँ पे मान ले सी, और यहाँ पे पॉइंट मान ले डी। अगर हम ए से बी और बी से सी और सी से डी पर जाए, मान लीजिए ए से बी जाने में हम 40 मीटर, बी से सी जाने में हम 20 मीटर, और सी से तक जाने पर हम फिर 40 मीटर दूरी तय करें, तो हम क्या कहेंगे कि हम ए से बी पे आए, बी से सी है, सी से डी। यानी अगर हम आपसे पूछें कि टोटल आप कितना दूरी तय किए, तो आप बताएंगे कि 40 20 60 और 40 100। यानी आपने कहा कि 100 मीटर की दूरी हमने तय की। यही तो आप बताते होंगे दूरी। अगर आप दूरी देखते हैं तो आप दूरी क्या बताते हैं कि 40 20 और जितनी दूर आप चलते हैं उसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसके एक पथ या मार्ग मान लें, तो आपने इस मार्ग की लंबाई, इस मार्ग की लंबाई और इस मार्ग की लंबाई को आपने ऐड किया है। यानी कहने का मतलब है कि
किसी मार्ग मतलब कि किसी मार्ग की लंबाई, यही तो कहेंगे आप, कि किसी मार्ग की लंबाई को क्या है, दूरी कहते हैं। तो यहाँ से परिभाषा इसकी निकल के आएगी, किसी भी मार्ग की लंबाई को, किसी मार्ग की कुल लंबाई को, टोटल पाथ लेंथ ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी किसी मार्ग की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। तो आपने समझा कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में हमने 100 मीटर का डिस्टेंस तय किया है, दूरी तय की, यानी ये क्या है, इस मार्ग की टोटल लंबाई है। तो क्या आपने एक चीज नोटिस किया कि जब ने आपने दूरी बताया, जैसे हम आपसे पूछें कि आपका घर स्कूल से कितनी दूर पे है, या आपका स्कूल घर से कितनी दूर पे है, आप कहेंगे 100 मीटर, या 200 मीटर, 500 मीटर। लेकिन क्या आपने एक चीज बताया कि आपके स्कूल आपके घर से किस दिशा में दूर है? नहीं, क्योंकि आपने अपनी बात यही समाप्त कर दी कि आपका स्कूल आपके घर से 100 मीटर दूर है, तो हम समझ गए कि आपका स्कूल आपके घर से 100 मीटर दूर है। यानी यहाँ पे हमने दिशा की बात नहीं की। तो यही हम एक चीज नोट करेंगे कि दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, यानी दूरी क्या है, ये अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। जब मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया, मैंने आपको सदिश अदिश के बारे में बताया था कि जिस भी वस्तु की दिशा होगी उसे हम कहेंगे सदिश, और जिस किसी भी राशि की दिशा नहीं होगी, सिर्फ परिमाण परिमाण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अदिश। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक परिमाण ही तो है, दिशा तो है नहीं। जैसे इसमें हमने लिखा 100 मीटर, तो 100 मीटर की आगे हमने अपनी दिशा तो इंडिकेट नहीं किया। इसका मतलब है कि आपकी जो दूरी है वो क्या है, अदिश राशि। अब हम इसमें देखेंगे कि विस्थापन क्या है, इसमें आगे हम देखेंगे विस्थापन क्या है। तो हम इसको एक बार मिटाते हैं। तो विस्थापन को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि दूरी के साथ साथ अगर किसी भी वस्तु में या किसी भी आर्टिकल्स में अगर हम कहें उसकी दिशा भी बता दें, मान लो कि किसी भी वस्तु की हम दूरी बता रहे हैं और उसमें हम उसके क्या बताने लगे, उसमें हम उसकी दिशा को भी इंडिकेट कर दें। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये पॉइंट है, इसका नाम है ए, और एक पॉइंट है बी। ये यहाँ से आप 40 मीटर गए, लेकिन मैंने कहा, हाँ हमने कहा कि आप एक काम कीजिए कि आपका स्कूल किस तरफ है, तो आप क्या कहेंगे कि हमारा स्कूल तो भाई साहब पूर्व दिशा में है, या फिर हमारा स्कूल पश्चिम दिशा में है, तो ये उत्तर दिशा में है। तो आपसे अगर हम दिशा के बारे में भी पूछें दूरी के साथ साथ, अगर हम ये पूछें कि आपकी स्कूल का दिशा क्या है, किस दिशा में आपका स्कूल है, यानी दूरी तो समझ में आ रहा है कि मान लीजिए 100 मीटर 200 मीटर है, लेकिन उस दूरी के हिसाब से हम किस साइड में जाए, भाई आपको मान लो हमें आपके स्कूल जाना है, तो हम किस साइड से जाए। मान लीजिए आपका स्कूल यहाँ है, आपका स्कूल यहाँ पे है, और हम आपसे दिशा ना पूछे, आपसे पूछे सिर्फ कि आपके स्कूल की दूरी कितनी है, आपने कहा 100 मीटर। मान लीजिए आपने कहा 100 मीटर दूर है, और हम इधर आ जाए 100 मीटर, तो क्या आपका स्कूल मिलेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिशा बताई ही नहीं। 100 मीटर, मान लो 100 मीटर आप ऊपर चले गए, ऐसा तो होगा नहीं।
तो यानी जैसे ही हम दूरी के साथ साथ दिशा को भी बताएंगे कि भाई साहब हमारा स्कूल 100 मीटर पूर्व है, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें 100 मीटर चलना है और किस दिशा में चलना है, पूर्व में चलना है। यानी हमको जैसे ही दूरी के साथ साथ दिशा बताएगी हम उसे क्या कहें, विस्थापन। तो यहीं से हम समझेंगे कि विस्थापन क्या है। तो हम निकालेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या है? हमने कहा कि जब किसी भी मार्ग की लंबाई के साथ साथ उसकी दिशा को भी बताया जाए तो हम क्या कहेंगे, विस्थापन। विस्थापन बताने से पहले हम आपको एक चीज और बताएंगे कि जैसे मान लीजिए एक बिंदु है ये और एक बिंदु है ये बी। आप यहाँ से चल के यहाँ गए और यहाँ से जाने के बाद मान लीजिए आप यहाँ से पॉइंट पे गए, ये आप चले 10 मीटर और ये आपसे 5 मीटर, या फिर हाँ ऐसे मान लीजिए 10 मीटर 5 मीटर। हम देखेंगे कि पॉइंट ए और पॉइंट सी, अगर हम आपसे विस्थापन पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, जैसे दूरी पूछेंगे तो आप कहेंगे ये टोटल पाथ लेंथ यानी 10 5 15। लेकिन अगर हम विस्थापन की जब बात करेंगे तो वो होगा किसी, जैसे ये पॉइंट ए है इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, दूरी तो हम लेंगे, जैसे विस्थापन में भी हम दूरी लेंगे, लेकिन हम क्या लेंगे, न्यूनतम दूरी लेंगे। जैसे कम से कम दूरी, जैसे हम किसी दिशा में चलेंगे, मान लीजिए अभी आपको बताया, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमारा स्कूल 10 मीटर पूर्व में है, 100 मीटर, मान लीजिए 100 मीटर पूर्व में। तो 100 मीटर पूर्व में हम अब ऐसे थोड़ी जाएंगे कि पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, तो भाई तो दिशा चेंज करेंगे, ऐसे जाएंगे नहीं। तो जब हम दिशा की बात करते हैं तो सीधा ही जाएंगे, यही तो होगा कि जब हम किसी दिशा की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आप पूर्व में जा रहे हैं, यहाँ यहाँ पे गए और यहाँ से फिर आप जैसे इधर मुड़ेंगे तो दिशा चेंज हो जाएगी ना। आप ही बताइए, जैसे आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दिशा चेंज हो जाएगी। यानी जैसे ही जब दिशा आप बताएंगे तो दिशा तो एक पर्टिकुलर सीधी रेखा में होगा, यही तो हम अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो न्यूनतम डिस्टेंस लेंगे जो सिर्फ एक सीधी रेखा है। जैसे यहाँ से जाना है आपको यहाँ, तो हम पहले ऐसे ऐसे नहीं जाए, हमको यहाँ से यहाँ की ये जो न्यूनतम डिस्टेंस सीधी रेखा होगी उसी को लेंगे, उसी न्यूनतम दूरी को हम काउंट करेंगे। तो कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि दूरी जब हम लेंगे तब ए और बी, बी से सी यानी ये 10 मीटर ये 5 मीटर टोटल 5 लेंगे। लेकिन जैसे ही हम विस्थापन की बात करेंगे वैसे ही हम क्या लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे यानी न्यूनतम दूरी लेंगे। तो यहीं से हम विस्थापन की परिभाषा लिखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप समझाएं, मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, यहाँ से आप यहाँ गए पॉइंट बी, यहाँ से आप यहाँ गए पॉइंट सी। अगर हम यहाँ से यहाँ तक बताएं तो मान लीजिए 5 मीटर पे, और यहाँ बताएं तो मान लीजिए
यहाँ आप 4 मीटर मान लीजिए और यहाँ पे आप मान लीजिए 3 मीटर गए। मान लीजिए यहाँ पे आप 4 मीटर गए और यहाँ से 3 मीटर गए। अगर हम डिस्टेंस की जब बात करेंगे, यानी जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस तो आएगा 7 मीटर। डिस्टेंस आएगा 7 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे यानी जब हम विस्थापन की बात करेंगे, तो हमने आपको बताया कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी लेना है। तो आप कौन सी दूरी लेंगे? यानी ए से सी। आप ना कि बी जाएंगे, आप कहेंगे भाई न्यूनतम दूरी तो यही होगी, है ना? तो ए से सी जब आएंगे तो ये दूरी जो होगी वही हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको निकालने के लिए हम एक फार्मूला देख रहे हैं जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसका, जब इसका न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे तो ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो मैथ की ये चीजें मैथ में है तो मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है आधार का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर, और प्लस लंब यानी हाइपोटेनियस जो उसको कहते हैं उसका स्क्वायर, का स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका कर्ण क्या होता है? जो ये तिरछी लाइन होती है वो कर्ण होता है। लंब क्या होता है? ये जो लंबा, मतलब जो सीधी रेखा पे 90 डिग्री का एंगल बना है उसको। तो हम इसको देखेंगे कि अगर इसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये आधा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो हम इसको कहेंगे, इसके बाद क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 10 15 यानी 25। 25 का हम रूट लेंगे। कैसे रूट लेंगे? जब स्क्वायर 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 हो जाएगा तो ये आ जाएगा टोटल 25। कर्ण का स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 5। बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो आएगा 5 मीटर। आपने देखा कि डिस्टेंस तो 7 मीटर आई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5 मीटर। तो यहाँ तक चीज आपको समझ में आ रही है? तो हम इसके आगे देखेंगे कि एक बार, हाँ एक चीज और यही आप नोट कर लीजिए कि में जब दूरी के साथ साथ हम जब दिशा की भी बात करें तो ये कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। हम लिखेंगे कि यह एक सदिश राशि है। तो हम इसके आगे एक बार दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आएंगी तो अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ एकदम आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपको अभी लग रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है तो हम अभी एक बार इसको बिठा के आपको क्लियर करते हैं कि क्या है। अब ये आप डाल लीजिए यहाँ पे दूरी, डिस्टेंस, एक तरफ डाल लीजिए रिप्लेसमेंट, विस्थापन। हमने आपको दूरी में क्या बताया कि दो मार्गों के बीच की न्यूनतम, मतलब कि दो मार्गों के बीच की टोटल लंबाई यानी कुल दूरी। तो मार्ग, किसी मार्ग की कुल लंबाई, किसी मार्ग की कुल लंबाई, और इसमें मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की
न्यूनतम की, यही तो कहा ना। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको मैंने कहा कि दूरी एक सदी अधिष्ठान है। मैंने कहा कि ये क्या है, अधिष्ठान है। इसके बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट में कहा कि एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है, फिर सिर्फ और सिर्फ दूरी, मतलब दूरी होती है और इसमें दिशा नहीं होती है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा पॉइंट में कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, इसमें हम देखेंगे कि दूरी धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहे हैं, तो आपने कुछ तो दूरी तय की होगी। बेशक आप थोड़ा सा ही चलें, एक कदम ही चलें या आधे कदम ही चलें, अपने स्थान से थोड़ा हल्का ही मूव हो, लेकिन आप कुछ तो दूरी तय करेंगे, आप कुछ दूरी ही तो तय करेंगे। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऐसा तो है नहीं कि आपने माइनस चल दिया, है ना। तो यह फिर दूरी ऋणात्मक ही होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, या तो फिर शून्य होगी। जैसे अगर आप रेस्ट में हैं, आप अपने स्थान से मूव नहीं कर रहे हैं, एक स्थान पे आप खड़े हैं, तो क्या होगी, तो जीरो ही होगी ना। तो यानी कहने का मतलब है कि दूरी या तो फिर ऋणात्मक मतलब शून्य होगी, रेस्ट में होगी, या धनात्मक होगी, कभी ऋणात्मक नहीं होगी। और वैसे दूरी शून्य भी नहीं हो सकती। अगर जो दूरी ही है, आप कुछ तो चलेंगे ही ना, दूरी शून्य नहीं हो सकती। दूरी, अगर आप दूरी को चल रहे हैं तो वो शून्य भी नहीं हो सकती। तो दूरी सिर्फ और सिर्फ क्या, धनात्मक। जबकि वहीं आप डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे कि मान लीजिए आप ए से बी गए, बी से सी गए, है ना। तो आप देखेंगे कि सी से आप आए, डी आ गए, फिर डी से आप ए आ गए। मान लीजिए आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से आप वहां पे आ गए अपनी मूल पोजीशन पे, जहां से आप चले गए वहीं पे आप फिर आ गए। तो आप देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, विस्थापन तो यही आप कहेंगे ना कि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, अगर यही आपका अंतिम बिंदु भी है और यही आपका अगर प्रारंभिक बिंदु भी है, तो क्या हो जाएगी, आपकी विस्थापन जो है जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। और अगर हम इसे देखें, मान लीजिए सिर्फ इतना ही है कि आप ए से बी तक जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं, तो ये तो धनात्मक होगी। ये तो दूरी जो होगी विस्थापन के बराबर ही होगी, मतलब विस्थापन जो है दूरी के बराबर ही होगी। तो यहाँ से तो यहाँ से धनात्मक होगी। लेकिन मान लीजिए अब यहीं से आप फिर इधर आ जाए, मान लीजिए आप इधर 20 मीटर गए, आते टाइम आप 30 मीटर चले आए, फिर इधर पूर्व की तरफ गए और इधर किधर आ गए, पश्चिम की तरफ। अगर पूर्व की तरफ इधर गए और फिर 30 मीटर पश्चिम की तरफ आ गए, तो आप देखेंगे कि आपकी दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। कैसे, क्योंकि जब इधर जाएंगे, जब सीधा हाथ पे जाएंगे तो हम लेंगे दूरी पॉजिटिव, और जैसे ही हम उल्टा आएंगे वैसे हम क्या ले लेंगे, दूरी जो विस्थापन है उसको हम नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि आप देखा ही होगा कि ये चीजें आपने अगर पढ़ी नहीं होगी तो थोड़ा देख लीजिए। एक्स एक्सिस और एक्स डेस एक्सिस ये होता है वाई एक्सिस और ये होती है वाई डेस। तो आप देखते हैं कि जब इधर एक्स एक्सिस के इधर हम चलते हैं तो ये तो धनात्मक संख्याएं आती हैं, आपने मैथ में अगर पढ़ा होगा।
और जैसे जैसे इधर आते जाते हैं ये ऋणात्मक हो जाती है, ये यहाँ जीरो होता है, ये 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 हो जाता है। देखिए आप देखेंगे, तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जैसे जैसे आप इधर आते जाएंगे ये दूरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, विस्थापन देखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 20 - 30 इक्वल टू -10 मीटर। माइनस का लिखा है तो ये विस्थापन विस्थापन भी हो सकता है ना। तो ये पॉइंट हम समझ गए हैं, एक बार इसको नोट कर देते हैं कि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकती है, या शून्य हो सकती है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। तो इसके आगे जो है एक चीज और देंगे कि अगर दूरी और विस्थापन का हम रेशियो देखें, देख लीजिए इसको भी, जैसे हम कहें कि दूरी अपॉन विस्थापन क्या हुआ। तो एक चीज को नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है और समझा दे रहे हैं। दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल 1 होगा, इसके कम नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? यानी दूरी और विस्थापन का जो रेशियो है ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल 1 होगा। कैसे होगा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ हम गए ए से बी और बी से गए सी। हमने कहा यहाँ चले 4 मीटर, यहाँ चले 7 मीटर, 3 मीटर सॉरी। तो अगर हम आपसे पूछें दूरी कितना होगा, दूरी अगर हम आपसे दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे दूरी होगी भैया 7 मीटर, क्योंकि 4 मीटर ये 3 मीटर ये, यानी तो हो जाएगी 7 मीटर। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा ये शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी 4 का वर्ग और ये 3 का वर्ग 9 25 और इसका जो अगर वो 5, यानी विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, विस्थापन हो जाएगा 5 मीटर। अब यहाँ अगर हम दूरी और विस्थापन का रेशियो देखें तो रेशियो क्या होगा कि दूरी तो है 7 मीटर और विस्थापन कितना है 5 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, ये 5 से 7 को कितनी बार जाएगा 1.49, यानी कहीं कहीं एक से बढ़ा रहा है, या यहाँ तो एक से बढ़ा रहा है। या दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, या तो ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये, यहाँ पे आप यहाँ गए तो मान लीजिए 5 मीटर है, ये दूरी भी है और यही विस्थापन भी होगी, क्योंकि सरल सरल रेखीय गति पे की गई जो दूरी होती है वो विस्थापन के बराबर होती है। उल्टा भी हो सकता है कि विस्थापन जो है दूरी के बराबर होती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई भी गति होगी तो यहाँ जो विस्थापन होगा वो दूरी के बराबर ही होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ये विस्थापन 5 मीटर हुआ और दूरी 5 मीटर हुआ। अब देखेंगे कि दूरी और विस्थापन का जब हम रेशियो देखेंगे तो 5/5 में बराबर कितना आ जाएगा। एक आपने एक भी बार देखा, एक से छोटा है करके देखिएगा, क्या हुआ कि दूरी और विस्थापन का जो रेशियो है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल 1 आएगा। और इसका उल्टा भी होगा, अगर देखें तो इसका उल्टा भी होगा, और जैसे उल्टा होगा चीजें उल्टी हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, अगर हम विस्थापन
और पट्टे दूरी करके रेशियो देखेंगे, यानी विस्थापन और दूरी का रेशियो देखेंगे। ये ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1 आएगा। करके देखिएगा वैसे, ये आप करके देखिएगा, जो है वो ना उतना ही आएगा। तो ये जो है दूरी और विस्थापन जो है आज समाप्त हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखें, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, उसके बाद ग्राफ क्या है, जो गति के ग्राफ है, उसके बाद न्यूटन के नियम, गति के नियम क्या है, ये सब चीजें आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम इतना ही रख रहे हैं। तो इसके आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि रिस्ट क्या है, संदर्भ बिंदु हमने देखा, हमने देखा कि गति क्या है, फिर हमने देखा कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। तो हमने दूरी में देखा कि दो बिंदुओं के बीच की जो है मतलब कि कुल लंबाई थी दूरी, और विस्थापन में हमने देखा कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी थी। हमने देखा कि दूरी धनात्मक होती है और जो विस्थापन है वो धनात्मक ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकती है। दोनों का रेशियो देखा कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये सब चीजें आज हमने देखा है। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।